हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है बायजूस के सीईओ की। तो रिसेंटली एक पॉडकास्ट हुआ है उनका और वहां पर बहुत सारी चीजों के बारे में बात करी गई है। सबसे पहली चीज, उन्होंने अपनी गलती मान ली है। उन्होंने बोला है जो बहुत ही तेजी से उन्होंने एक्सपैंड किया है इन्वेस्टर्स के प्रेशर में आके, उसकी वजह से बिजनेस फ्लॉप होता हुआ दिखाई दिया है। वही सबसे बड़ी उनकी मिस्टेक थी। दूसरी बड़ी मिस्टेक जो उन्होंने मानी है वो बोला है कि भाई 1.2 बिलियन डॉलर का जो लोन लिया गया था, जहां पर वो इक्विटी दे के पैसा रेस कर सकते थे, बट उन्होंने लोन लिया, वो दूसरी बड़ी मिस्टेक थी। क्योंकि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हुए, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हुई या फिर यूएस के फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट की बात करें चले, वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से जो इन्होंने लोन लिया था उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ता चला गया। कंपनी पहले ही लॉस के अंदर थी, ऊपर से लोन लेने के चक्कर में लॉसेस और बढ़ते चले गए। अच्छी चीज ये है, इन्होंने अपनी गलती को ओ किया है। 2015 के अंदर K-12 स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने एक एडटेक प्लेटफॉर्म बनाया था, जो कि 2019 में यूनिकॉर्न बन गया था। 2022 के अंदर 22 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन हो गई थी। और मैं कहूंगा इंडिया के अंदर जो एडटेक को एक्चुअली स्केल किया है वो बायजूस ही था। कोई कुछ भी बोले कंपनी ने ऐसा किया वैसा किया, बट कहीं ना कहीं टीचर्स को एक माध्यम दिया गया कि किस तरीके से आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हो, किस टाइप का आपको कंटेंट जनरेट करना चाहिए। उसके पीछे बायजूस का हाथ बहुत बड़ा था। अब वहां पर उनसे एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया कि भाई ठीक है, ये आपने अपनी गलती मान ली है, सब कुछ हो गया, बट क्या आपने घोटाला किया है? जिस फाइनेंशियल मिसकंडक्ट की बात करी गई है वो आपने किया है? इसके ऊपर बायजूस ने बोला कि भाई हमने नहीं किया है, हमारे पास पैसों की कमी है, वरना हम अच्छा लॉयर लड़ते और यूएस के अंदर लड़ाई करते। कहानी ये है कि भाई 533 मिलियन डॉलर गायब करे गए। जो पैसा लिया गया था उसको इधर से उधर किया गया है। अब इनका कहना है कि भाई हमारी कंपनी के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं बड़े बड़े वीसीज। वल्चर नाम लिया इन्होंने, बट वीसीज की बात करी जा रही है यहाँ पर। इन्होंने बोला है लोगों ने बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन उतारी है हम पे, हमारे रेपुटेशन के ऊपर डैमेज भी हुआ है, बट हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट थे जो कि इंडिया से ग्लोबल की तरफ जा रहे थे। मैं कहूंगा सारी बातें सच है, बट कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में खराबी थी, इनको वो भी मानना पड़ेगा। इनको वो भी मानना पड़ेगा कि भाई हमने सेल्स प्रैक्टिसेस भी गलत करी। सारे स्टेप्स इन्होंने जो बोले, मैं मानूंगा कि सारी की सारी गलतियां थी, बट इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज छोड़ दी गई कि स्केल के चक्कर में आपने सिस्टम छोड़ दिया। उस सिस्टम के चक्कर में आपकी सेल्स टीम बहक गई, क्योंकि भाई सेल्स चाहिए थी। सेल्स ही प्योर मोटिव हो गया था, एजुकेशन नहीं हो गया था। और जब बहुत सारी मिस सेलिंग हुई, उसके बाद में आपकी कंपनी के नेगेटिव रिव्यूज आने शुरू हुए। उससे पहले तक आपकी कंपनी फाइनेंशियली बैड चल रही थी, बट जो लोगों का आउटरीच आया ना, वो कहीं ना कहीं सेल्स वाली चीजों के ऊपर आया। इन्होंने ये भी बोला है बायजूस का 3.0 वर्जन आएगा, हम लड़ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। लेट्स सी भाई क्या होता है। बट सामने आए हैं, बोला है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने पॉडकास्ट देखा, फैमिली के बारे में कुछ कुछ बातें करी गई, बहुत सारी चीजों के बारे में डायरेक्शन में बातें हुई। बट कहीं ना कहीं अगर आपको जानना है बायजूस क्यों बर्बाद हुआ था, मैंने केस स्टडी बनाई थी, वो देख लेना। उसमें मैंने सारे पॉइंट्स कवर करे हैं, इंक्लूडिंग दीज पॉइंट्स ओनली। और मैंने ये भी बताया कि भाई फंडिंग का नेगेटिव साइड क्या होती है। सबको लगता है फंडिंग फंडिंग फंडिंग, फंडिंग की नेगेटिव साइड भी मैंने उस वीडियो के अंदर बताई है। उस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फिजिक्स वाली वीडियो देखना, आपको कुछ कुछ रिलेशंस दिखाई देने लगेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि फिजिक्स वाला बायजूस बन जाएगा, बट कहीं ना कहीं बहुत सारे पॉइंट्स मैच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कस्टमर का ट्रस्ट अभी खराब नहीं हुआ है, ओवर सेलिंग नहीं हुई है, बट कहीं ना कहीं वीसी के प्रेशर में आप सेल्स की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हो, एक्सपेंशन की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हो। मुझे लगता है केस स्टडी टाइप सी बन गई, इसके ऊपर वीडियो बताने देनी चाहिए थी। बाकी इंडिया वालों ने बांग्लादेश के इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है। 770 मिलियन डॉलर का ट्रेड इसके ऊपर इफेक्ट होगा। बेसिकली 770 मिलियन डॉलर का इंडिया के पास में गुड इंपोर्ट होता है। कहा जा रहा है 42% बायलेटरल इंपोर्ट जो होता है उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं पिछले कुछ टाइम से हम देख ही रहे हैं, इंडिया बांग्लादेश का भी कहीं ना कहीं कांड चल रहा है। बांग्लादेश चाइना के साथ में मिल रहा है, उनको लग रहा है चाइना उनको बचा लेगा, चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है बांग्लादेश के अंदर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पहले इंडिया बहुत सपोर्ट किया करता था बांग्लादेश को, बट अभी के टाइम पे बांग्लादेश पता नहीं क्यों अगेंस्ट हो गया इंडिया के। और कहीं ना कहीं टाइम बता देगा
कि भाई कौन किसका साथ देता है, कौन किसकी मदद करता है। मेरे हिसाब से जहाँ-जहाँ एक्शन लिए जा सकते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि भाई हम कौन है, लेने चाहिए। जैसे इंडिया और टर्की का ट्रेड है, उसके ऊपर भी बड़े इश्यूज आ रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट देख रही है कि भाई किस तरीके से इंडिया टर्की का ट्रेड काम करेगा, इन्वेस्टमेंट्स कैसे देखनी है। साथ में जो टर्की के बिजनेस प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन बैठेगी, कईयों को टर्मिनेट करने की भी बात करी जा रही है। अब इसका रीजन क्या है? ऑपरेशन सिंदूर के चलते इंडिया और टर्की के जो रिलेशनशिप्स थे वो खराब होते हुए दिखाई दे, क्योंकि टर्की वालों ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था। अब इंडिया ने देखा जाए फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर खाली $311 मिलियन के टर्की से न्यूक्लियर रिएक्टर के पार्ट्स इंपोर्ट किए। तो अब इनका प्लान है शायद ये भी नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास और भी ऑल्टरनेटिव्स है ना, हम बाकी जगहों से भी ले सकते हैं। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करके चले तो उन्होंने वॉलमार्ट को बोला है कि आप भाई जो टैरिफ लग रहे हैं ना उसको ले लो, उससे जो भी लॉसेस हो गए वो कस्टमर पे ट्रांसफर ना करो, कॉस्ट आप उसको अपने मार्जिन से खा लो। अभी रिसेंटली ही जो बायजूस के सीईओ है उन्होंने अर्निंग कॉल के टाइम पे भी बोला कि अगर टैरिफ कम भी होते हैं, टैरिफ लगते भी है, तो भी प्राइस बढ़ते हुए दिखाई देंगे और ये सारा का सारा कॉस्ट जो है ये कंज्यूमर पे ही ट्रांसफर होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल के ऊपर क्रिटिसाइज किया वॉलमार्ट को कि भाई आप सारी कॉस्ट एब्जॉर्ब क्यों नहीं करते, क्योंकि वॉलमार्ट ने क्लियर कट बोला है कि अगर हम चिल्ड्रन कार सीट की बात करके चले जो कि $350 की बनती है, उस पे $100 तक का प्राइस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो सिंपल सी बात, वॉलमार्ट क्यों एब्जॉर्ब करे? क्या यूएस गवर्नमेंट वॉलमार्ट को टैक्स कट्स देगी? अगर देगी तो ठीक है भाई, बैलेंस कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं होगा। और मैं तो कोई भी नहीं हूँ वॉलमार्ट के बारे में बात करने वाला। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद देना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लाता रहता हूँ। बाय द वे कल बिजनेस न्यूज नहीं आई थी क्योंकि भाई मैं अभी घूमने के लिए आया हूँ और ये जो वीडियो है ये वीडियो नहीं है, ये ऑडियो है। अपनी टीम को रात को शूट करके भेज रहा हूँ और हो सकता है कि इस वीक मैं रेगुलर ना रह पाऊँ, उसके लिए पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ। बाय द वे मेरा बर्थडे आ रहा है तो उसके चक्कर में हमने हमारे कोर्सेज के ऊपर 50% का डिस्काउंट कर रखा है। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर उसको एक्सप्लेन कर दिया था, लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर। जाओ, किसी को डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, जान पहचान में अगर किसी को सीखनी है तो उसको भी आप लिंक दे सकते हैं। 50% ऑफ शायद हमने कभी भी जिंदगी के अंदर नहीं निकाला है, अभी तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट है और ये डिस्काउंट हर बर्थडे पे ही आता है। अगर कोर्स लेने का प्लान है इसी टाइम पे तो ले सकते हो, वरना अगले साल का वेट करना एक बड़े डिस्काउंट के लिए। और अगर जरूरत हो तभी लेना, जबरदस्ती लेने की कोई जरूरत नहीं है। लैंडिंग पेज पढ़ लेना, समझ लेना कोर्स में क्या क्या मिल रहा है, और ना समझ में आए तो टीम को कॉल कर लेना वर्किंग आवर्स के अंदर, वो आपको समझा देगी। बाकी डोनाल्ड ट्रंप ने जो एआई चिप के एक्सपोर्ट का रूल है उसको थोड़ा ईज किया है। ईज की डेफिनेशन क्या है कि भाई जो टियर 1 कंट्रीज है उन्होंने क्राइटेरियाज बनाए हैं कि टियर 1 कौन है, टियर 2 क्या है, टियर 3 क्या है। मतलब यहाँ पर अमीरी गरीबी वाला सीन नहीं है जैसे इंडिया के अंदर टियर 1 सिटीज हम कहते हैं कि भाई जो बड़े शहर है वो टियर 1 है। यहाँ पर क्या है, टियर 1 वो कंट्रीज है जिनसे इनकी दोस्ती यारी भाईचारा है, मतलब जापान, साउथ कोरिया, जो मॉडर्न ग्रोइंग नेशंस है। टियर 2 हो गया मैक्सिको, पोर्चुगल, और टियर 3 के अंदर आते हैं इनके दुश्मन चाइना और रशिया। सिंपल सी बात यह है, यूएस गवर्नमेंट चाइना को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए सारी की सारी चीजें कर रहा है कि चाइना के पास में चिप टेक्नोलॉजी नहीं जानी चाहिए। बट मुझे लगता है कि भाई चाइना वाले कर लेंगे। पहली बात, अगर उनको चिप चाहिए तो इधर उधर से घुमा के ले आएंगे। दूसरा, अब उसको घुमा के रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपना खुद का प्रोडक्ट बना के अपना काम करेंगे। चाइना के अंदर सारी चीजें चलती ही है ना, चाइना ने सब कुछ रिस्ट्रिक्ट करने के बावजूद भी अपने इंटरनली सब कुछ बना रखा है। आज बहुत सारी वीडियोस आती है चाइना की, भाई चाइना किस तरीके से डेवलप हो रखा है दिखाई तो देता ही है ना। और ये ओवरनाइट नहीं हुआ है, ये कॉन्स्टेंटली सालों सालों मेहनत हुई है तब जाके वहां तक चाइना पहुंच पाया है। सिमिलरली अब इंडिया की मेहनत का टाइम आ गया है, इंडिया पहुंच जाएगा जल्दी। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, बट इस बात को मानने की भी बात है कि चाइना कुछ मामलों में आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं Xiaomi की बात करके चलूं तो $7 बिलियन वो चिप डिजाइन के ऊपर खर्च करने वाले हैं आने वाले 10 सालों के अंदर। उनके फाउंडर ने ऐसा बोला है। अभी के टाइम पे 2,500 लोग काम कर रहे हैं चिप डिजाइन डिवीजन के अंदर Xiaomi की। रिसेंटली Xiaomi की एक नई चिप अनाउंस हुई है जिन पे शायद उनके फ्लैगशिप फोन देखने को हमको मिलेंगे, और ये बहुत बड़ी बात है। अब ग्लोबली अगर आप समझने की कोशिश करो, चाइना के पास 2 कंपनीज हो गई है जो बड़े लेवल के ऊपर है और अपनी खुद के हार्डवेयर बना रही है एंड टू एंड। चाहे मैं हुआवे की बात करके चलूं जो कि अपना खुद का सब कुछ बनाता है, अपना नेटवर्क इक्विपमेंट भी बना रहा है, अपनी चिप्स भी बना रहा है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना रहा है। सिमिलरली एमआई की बात करके चले तो उन्होंने भी एक एंड्रॉइड की लेयर ही बना रखी है, एमआई यूआई।
साथ में वो चिप भी बना रहे हैं, और ये हुआवे और चाइना के एंड टू एंड सारे प्रोडक्ट्स भी आते हैं, ये सब चीजें बेच रहे हैं मार्केट के अंदर, टीवी से लेके फोन से लेके वैक्यूम क्लीनर तक। तो चाइना के अंदर एंड टू एंड इंटीग्रेशन तो कर ही लेंगे ना। तो कहीं ना कहीं यूएस का जो टारगेट है ना कि हम ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे इसके चक्कर में चाइना पीछे हो जाएगा, मुझे नहीं लगता। क्योंकि अभी हम सोच रहे हैं एआई चिप सबसे बड़ी चीज है, क्वांटम चिप भी तो एक बड़ा लीप ले सकती है ना। क्वांटम चिप क्या है? क्वांटम चिप मान के चलो, जो आज हम जीपीयूज की बात कर रहे हैं कि भाई एनवीडिया ने आग लगा दी, ये कर दिया वो कर दिया, जब भी क्वांटम चिप बन जाएगी ना बहुत ही स्केलेबल लेवल के ऊपर, उस टाइम पे एआई प्रोसेस क्वांटम चिप के अंदर ही होंगे और वो बहुत एफिशिएंट होंगे। एनवीडिया को ये बात समझ में आ रही है, अभी वो 300 से 400 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है साई क्वांटम के अंदर। माना जा रहा है साई क्वांटम 750 मिलियन डॉलर का राउंड रेस कर रही है अपने इन्वेस्टर से, जिसमें ब्लैक रॉक भी है, जहां पर वैल्यूएशन 6 बिलियन डॉलर की होने वाली है। एनवीडिया को भी समझ में आ रहा है कि भाई फ्यूचर के अंदर क्वांटम टेक्नोलॉजी एक बड़ा लीप ले सकती है, तो इट्स बेटर कि हम भी इन्वेस्ट कर ले, समझते रहे, और हम भी क्वांटम के डायरेक्शन के ऊपर भी रिसर्च करें। ऑल्दो ऐसा माना जाता है कि अभी भी क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर हम 20 साल पीछे, 20 साल लग जाएंगे वहां तक पहुंचने में, बट कोई भरोसा नहीं है, कोई भी चीज कभी भी हो सकती है, ये एआई ने हमको सिखा दिया है। बाकी गूगल वाले प्लान कर रहे थे नेटफ्लिक्स को खरीदने के लिए, ऐसा सुंदर पिचाई ने बोला है, ये बहुत पहले की बात है, उस टाइम की बात नहीं है जब बड़ा प्लेयर बन गया था नेटफ्लिक्स। बट जब नेटफ्लिक्स बढ़ रहा था तो गूगल ने सोचा था कि हम कोई एक वीडियो प्लेटफॉर्म ले लेते हैं, खरीद लेते हैं और उसी को स्केल करेंगे। बट कहीं ना कहीं यूट्यूब भी अच्छे लेवल पे स्केल हो गया। कोई कुछ भी बोले कि भाई नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब, बट यूट्यूब भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको अच्छे लेवल का कंटेंट भी मिल सकता है। अब यूट्यूब वाले अपनी प्रोडक्शन के ऊपर भी पैसा खर्च करने वाले हैं, तो क्या पता हमको यहाँ पर भी कुछ बढ़िया सीरीज देखने को मिले। अगर हम GTA 6 की बात करके चले तो उसकी जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो $1 बिलियन से ऊपर आई है। ये खबर पहले भी निकल के आई थी कि 1 बिलियन के आसपास पैसा लग जाएगा, पर अभी माना जा रहा है 1 बिलियन से ऊपर लगा है। ये सबसे महंगी गेम है अभी तक की। कहा जा रहा है रिसर्च करने में, टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया गया है, वर्ल्ड को बहुत खतरनाक बनाने के ऊपर पैसा खर्च किया गया है। बाकी मुझे लगता है जीटीए को नेक्स्ट लेवल उसकी स्टोरी टेलिंग बनाएगी, इस तरीके से उसकी स्टोरी चलने वाली है। जो लोग गेम खेलते हैं कमेंट सेक्शन में बताना क्या मैं सही कह रहा हूँ या फिर नहीं कह रहा। मेरे हिसाब से अगर स्टोरी अच्छी होगी तो भी बहुत बड़ा एज मिलेगा, क्योंकि स्टोरी के साथ में ग्राफिक्स अच्छे लगते हैं। अगर आप ग्राफिक रियलिस्टिक कर दो बट स्टोरी ना हो ना, तो उतना मजा नहीं आएगा। ऑल तो मुझे लगता है जीटीए वालों ने इसके ऊपर ध्यान जरूर दिया होगा। अभी जीटीए आने में 1 साल बाकी और है भाई। बाकी कृत्रिम एआई के एक इंजीनियर की बात करके चले तो रिसेंटली उन्होंने की है, और उसके बाद में ओला के और कृत्रिम के बहुत सारे एक्सपोजेस बाहर निकलते हुए आए हैं कि भाई बहुत ही टॉक्सिक वर्क कल्चर है यहाँ का। रेडिट के ऊपर एक थ्रेड भी है जहां पर इनके जो हेड ऑफ जनरेटिव एआई इंजीनियरिंग है राजकिरण जी, उनको बहुत क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल भी डिलीट मार दी है क्योंकि शायद लोगों ने उनको बख्शा नहीं होगा। इससे पहले ओला इलेक्ट्रिक की भी यही सेम बात सुनी थी, अब कृत्रिम की भी यही बात सुन रहे हैं। तो एक बार को आप मैनेजर्स को गाली दे सकते हो कि भाई यहाँ पर राजकिरण ने ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया, बट अगर आप दोनों कंपनीज के कल्चर देख रहे हो खराब हो रहे हैं जहाँ पे अलग अलग मैनेजमेंट है, तो कहीं ना कहीं जो कंपनी के एक्चुअल चलाने वाले लोग हैं ना, वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मैं आपको समझाता हूँ प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि बहुत कुछ इंटरनली मुझे भी पता है कि क्या हो रहा होता है, क्या नहीं हो रहा होता, क्योंकि पब्लिक डोमेन के अंदर ये चीजें बोली नहीं जाती क्योंकि वो इंटरनल होती है। अब ये चीज पब्लिक हो गई तो मैं बात कर सकता हूँ। देखो कहानी क्या होती है, मैं आपको कहानी के थ्रू समझा रहा हूँ, समझने वाले समझ लेना क्या होता है। जब कंपनी का कोई फाउंडर होता है ना, उसका जो मैनेजमेंट स्टाइल होता है ना, वो कहीं ना कहीं जो टॉप मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं ना, उनको वही मैनेजमेंट स्टाइल सिखाता है। यहाँ पे केस क्या हो सकता है, समझ जाना मैं क्या बोल रहा हूँ। जो कंपनी के फाउंडर है वो बहुत ज्यादा प्रेशर देते हैं अपनी टीम को, जिसके चक्कर में अनरियलिस्टिक डेडलाइंस रखी जाती है। तो यहाँ पे कहानी पता क्या होती है, कंपनी का फाउंडर क्या कहता है कि भाई ये वाला काम करने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ पर टीम से ये नहीं पूछा जाता कि एक्चुअली आप कैलकुलेट करो, अपना स्कोप ऑफ वर्क देखो, उसके हिसाब से सब कुछ डिसाइड करो। यहाँ पर कंपनी का फाउंडर खुद डिसाइड करता है कि आई वॉन्ट दिस वर्क टू बी कंप्लीटेड इन दिस टाइम। बात खत्म। मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बड़ा आदमी हूँ, तुमको ये काम करना है, कैसे करना है मुझे लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है, वो टास्क असाइन कर दिया जाता है एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट को। तो सबसे पहले हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बोला जाता है कि भाई ये वाला XYZ काम है, ये चीज मुझे 5 दिन के अंदर चाहिए। जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है वो होता है चाटू। चाटू कहता है कि भाई आपने 5 दिन कहे,
मैं कर दूंगा। वो लड़ता नहीं है अपनी टीम के लिए कि सर लेट मी चेक कितना टाइम लगेगा एक्चुअली करने के अंदर, या फिर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर उसको इंडस्ट्री डोमेन की नॉलेज है तो वो बता भी सकता है कि सर एक्चुअली इसमें 5 दिन नहीं लगेंगे, गिव मी 7 डेज, मैं करवा देता हूँ। वो कहता है नहीं नहीं सर मैं 5 दिन में करूंगा, टेंशन ना लो। अब 5 दिन में अपनी टीम को प्रेशराइज किया जाता है, भाई पीछे से ऑर्डर आया 5 दिन में काम खत्म करना है, काम खत्म करना है। इसके चक्कर में कंपनी में वॉर रूम्स बना दिए जाते हैं। ये वॉर रूम्स क्या होते हैं? एक कमरा जिसको बंद कर दिया जाता है, बंदे बस वहीं बैठे हुए, वहीं खा रहे हैं, वहीं सब कुछ कर रहे हैं, बस पड़े हुए 6-6, 7-7 दिन तक काम करने के लिए। अब मान लो 5 दिन घिसवाने के बावजूद भी काम कंप्लीट नहीं हो पाता, या फिर कोई बग आ जाता है, या फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती। अब क्या होता है, वो जो चाटू होता है वो टीम में से कोई बंदे को पकड़ता है और उसको बलि का बकरा बनाता है कि भाई इसकी वजह से काम हुआ था। अब पीछे वो चाटू है, उसको पीछे से बॉस से गाली पड़नी है, क्योंकि कंपनी का कल्चर ही ऐसा है, गाली चलती है ओपनली। टॉप मैनेजमेंट कभी भी किसी बंदे की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो चाटू को ऊपर से गाली पड़ती है, चाटू को गुस्सा आता है, वो किसी बलि के बकरे को पकड़ता है और उसको सुना देता है। अब इसी तरीके से काम चल रहा होता है। और एक बात और भी बताता हूँ, कई बार क्या होता है, वो जो 5 दिन की डेडलाइन रखी गई होती है ना किसी काम के लिए, टॉप मैनेजमेंट भूल जाती है वो काम हो रहा है। 5 दिन के बाद में स्टेटस पूछना था, याद ही नहीं है जी, नया काम शुरू हो गया 5 दिन के बाद में। अभी तक वो काम दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम था, 5 दिन के बाद में वो इंपॉर्टेंट काम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और यही रीजन है कृतुम का कि भाई उनका कोई प्रोडक्ट बन के ही नहीं रेडी हो रहा, क्योंकि वो वॉर रूम्स बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके बाद में प्रोडक्ट को किल कर देते हैं कि भाई हमको समझ में नहीं आ रहा, इसको बंद करो, कुछ और करते हैं। एक स्टार्टअप के लिए प्रोडक्ट बनाना, किल करना, बनाना, किल करना कुछ गलत नहीं है, ये सारी स्टार्टअप्स करती है, क्योंकि स्टार्टअप में होता ही इटरेटिव प्रोसेस है। और अगर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन खराब हो, लोगों को पता ही नहीं है हम कर क्या रहे हैं, ये बहुत कंसर्निंग चीज है भाई। अब मेरा हाइपोथेसिस बताता हूँ, मेरे हिसाब से हुआ क्या होगा। एक बंदा होगा जो कि बहुत ब्राइट होगा, बहुत अच्छा काम कर रहा होगा, ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करता होगा, उसको एक कंपनी में नौकरी मिलती है जो कि अच्छी प्रीमियर कंपनी मानी जाती है। इंडिया का खुद का चैट जीपीटी ऑल्टरनेटिव बनाया जा रहा है, कृतुम एआई को इसी तरीके से मार्केट किया गया। अब उसको लगता है कि भाई अब मेरा करियर सेट हो गया है। रिश्तेदारी के अंदर हर जगह पे उसकी वाहवाही होने लग जाती है कि भाई लड़का कृतुम में लग गया, ओला में लग गया हमारा लड़का। अब वो लड़का होता भी ब्राइट है, हमेशा स्माइलिंग होता है, भोला बच्चा होता है, तो वो एक्साइटमेंट के चक्कर में सारा का सारा काम लेता रहता है। जो चाटू होता है, चाटू उसको कहता है कि भाई तू ये काम कर ले, वो कहता है ठीक है आई विल ट्राई। चाटू कहता है ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, इसके चक्कर में बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाता है। अब एक दिन क्या होता है, कोई चीज फट जाती है, कोई चीज सही से काम नहीं करती है। अब चाटू पब्लिकली ह्यूमिलेट करता है और उससे ना उस बच्चे का सपना टूट जाता है। ये मेरा हाइपोथेसिस है, मेरे को किसी ने बताया नहीं है, पर मैं अपना खुद का कंक्लूजन निकाल रहा हूँ कि क्या हुआ होगा। सपने का मतलब क्या था, बच्चे ने अपने दिमाग में इमेज बना रखी थी कि भाई आई एम द ब्राइटेस्ट बंदा, मेरा फ्यूचर बहुत खतरनाक होने वाला है, मैं बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, मैं दिन रात एक कर रखा है। प्लस शायद हो सकता है फैमिली से भी प्रेशर होगा कि भाई हमारा लड़का कितना अच्छा काम कर रहा है, देखो कितनी अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, तो वो कंपनी छोड़ भी नहीं सकता और वो प्रेशर के अंदर इस तरीके से बैठा हुआ है। अचानक उसको गाली सुनने को मिलती है तो उसके दिमाग में एक शटरनेस आती है कि भाई मेरे बस की कुछ नहीं है, और फिर शायद ये एडवर्स स्टेप लिया जाता है। क्योंकि कुछ कुछ मुझे कंपनी के कल्चर के बारे में पता था कि कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, और कुछ कुछ मैंने आपको अपने हाइपोथेसिस से बताया कि किस तरीके से मेरे हिसाब से पूरा इंसिडेंट हुआ होगा। अगर आप रेडिट का थ्रेड देखते हो ना, तो वहां पर तो भाई क्या क्या बातें करी गई है। कई इंप्लॉइज कह रहे हैं कि भाई अगर हम कुछ टाइम और कंपनी में टिक जाते तो हमारे साथ भी शायद यही हाल हो जाता। बातें तो बहुत सारी करने के लिए होती है, पर पब्लिक डोमेन में बात नहीं करी जाती है। जैसे ओला वाले फूड पांडा का काम कराया करते थे अपनी टीम से, ये बातें कभी बाहर नहीं आएगी, बट होता था, क्योंकि कोई इस बात का प्रूफ लाके नहीं रख सकता। तो मेरी सभी से अपील है यार, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आप ओवरबर्डन हो, अपने मैनेजर को बताओ कि मैं ओवरबर्डन हूँ, भाई मैं थक गया हूँ, गिव मी अ ब्रेक। दूसरी चीज, हर चीज के ऊपर हाँ हाँ मत बोला करो, चाटू मत बनो। अगर आपको लगता है कोई काम 8 घंटे में होगा तो बोलो 8 घंटे में होगा, कोई काम 5 दिन में होगा तो बोलो 5 दिन में होगा। जबरदस्ती टशन मारने के लिए मत बोलो मैं 2 दिन में कर दूंगा, इससे आप ही के ऊपर प्रेशर आने वाला है। और अगर कभी प्रेशर आ रहा है, फील हो रहा है, तो टेक अ ब्रेक, छुट्टी लेनी जरूरी है। और अगर आपको लगता है कंपनी का कल्चर इस तरीके का है कि भाई मुझे प्रेशर में ही जिंदगी भर रहना पड़ेगा और मैं नहीं रह सकता इस प्रेशर के अंदर, तो उस कंपनी को छोड़ दो। चाहे घर वाले कुछ भी बोले, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दो। मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ भाई, मैंने जब एमबीए कंप्लीट करी, उस टाइम पे मेरी एजेंसी चल रही थी, पर मैंने नौकरियां करी, मेरी प्लेसमेंट हुई थी, कॉलेज का सबसे बढ़िया पैकेज मिला था मुझे, मदुरा गारमेंट्स में मेरे को लुई फिलिप मिला था। हमारे कॉलेज में सबसे अच्छे पैकेजेस में से एक था।
मेरी वाहवाही हो गई थी रिश्तेदारी के अंदर कि भाई देखो लड़का यहाँ पे लग गया है, लुई फिलिप में हो गया, ये हो गया, वो हो गया। एक हफ्ता मैंने इंटर्नशिप करी, मुझे समझ में नहीं आया कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकता, मैंने छोड़ दिया। हाँ, मुझे सुनने को बहुत कुछ मिला, लोगों ने बोला कि भाई तूने छोड़ दी, इतनी अच्छी कंपनी, ये कर दिया। आप ये भी कह सकते हो मैं प्रिविलेज था, मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चल रही थी, मुझे टेंशन की बात नहीं थी। बट मेरी एजेंसी नहीं भी चल रही होती ना, तो भी मैं छोड़ देता, क्योंकि ये चीज मेरे को बचपन से ही समझ में आ गई थी कि भाई अगर मैं दूसरों के लिए जिंदगी जीऊंगा तो मैं शायद कुछ नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं अपने लिए जिंदगी जीऊंगा ना तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो यही एडवाइस मैं आपको भी देना चाहूंगा। थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया इन टॉपिक्स को क्योंकि इंपॉर्टेंट था इसके ऊपर बात करना। तो चलो न्यूज में आगे बढ़ते हैं। अगर हम टोरंटो की बात करके चले तो $2 मिलियन रेस करे इन्होंने। ये कंपनी 10 मिनट की हाउस हेल्प सर्विस देती है। ये जो पैसा रेस किया गया ये एक सीड इन्वेस्टमेंट है और अप्रैल 2025 में इसको लॉन्च किया गया था। इनका ऐसा कहना है झाड़ू पोछा, बर्तन धुलवाना, कपड़े धुलवाना, सब कुछ आप बुक करवा सकते हो। 10 मिनट के अंदर बंदा आएगा, आपका काम करके जाएगा। 500 से ज्यादा घरों को इन्होंने साफ किया है। 1000 घंटे से ज्यादा लोगों की मदद करी गई। 150 से ज्यादा इनके पास में वर्कर है। अब सुनने में बिजनेस मॉडल अच्छा लग रहा है बट स्केल करने में बहुत चैलेंजेस आएंगे यहाँ पे, क्योंकि एक तरह की नई गिग इकोनॉमी बनेगी। जिस तरीके से अभी बाइक वाले थे ना कि भाई अगर आपके पास में बाइक है तो आप बाइक से इतने रुपए कमा सकते हो, वैसे ही अभी एक नई इकोनॉमी बनती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे काम वालियों का जो काम होता है उसको टेक के ऊपर लेके आया जाएगा। मेरे हिसाब से कस्टमर के लिए भी एक नेसेसिटी थी कि भाई काम वाली कभी नहीं आती, कभी आती, कभी नहीं आती। जो बैचलर्स होते हैं उनको कभी कभार सफाई करानी पड़ती है, तो वो सारी चीजों के लिए बहुत अच्छा है। साथ में कंपनी का ये कहना है कि भाई ये गारंटेड आवर्स देते हैं, मतलब पहले महीने के अंदर जो वर्कर्स है 2 से 3 गुना ज्यादा कमा सकते हैं, उनकी इनकम स्टेबल हो जाएगी, उनका ऐसा कहना है। अगेन मुझे लगता है थोड़ा स्केलेबिलिटी के ऊपर इशू आ सकता है कि किस तरीके से आप लोगों को इतनी तेजी से ऑनबोर्ड करोगे। आपको छोटे छोटे सेक्शंस बनाने पड़ेंगे कि भाई एक लोकेलिटी के अंदर आपको सारी काम वालियों को ऑनबोर्ड करना पड़ेगा, फिर दूसरी लोकेलिटी के अंदर करना पड़ेगा, क्वालिटी कंट्रोल भी इसके ऊपर करना पड़ेगा। अभी क्या है, जो बाइक वाली सर्विस है, लाइसेंसेस है, उसके चक्कर में ना बहुत सारी चीजों को वेरीफाई कर लेते हो। अगर पता है मेरे को एक ड्राइवर ने गलत कांड किया तो मैंने उसका लाइसेंस बैन कर दिया, कहानी खत्म। अब काम वाली का क्या मैं आधार बैन कर सकता हूँ, ये सवाल है। लेट्स सी। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये काम को एक्चुअली बिजनेस बनने में टाइम लगेगा, टाइम के साथ में पैसा भी बहुत ज्यादा लगेगा। बाकी अगर मैं मैजिक नाउ की बात करके चलूं, उनका जो फूड डिलीवरी वाला बिजनेस है वो 20% तक पहुंच जाएगा फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करके चले तो। मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। मैजिक पिन डिलीवरी वर्टिकल जो है मैजिक नाउ, जिसको सितंबर 2024 के अंदर लॉन्च किया गया था, आज वो 13% फूड डिलीवरी वॉल्यूम को देख रहा है। माना जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 25 के एंड तक 20% तक देखेगा। उनके सीईओ ने ऐसा बोला है। मैजिक पिन नाउ बहुत तेजी से एक्सपेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग में 3000 पार्टनर से आज 21,000 पार्टनर्स हो चुके हैं। बड़े ब्रांड्स है, मैकडोनल्ड्स, टाको बेल, चायोस, वेंडीज, सबके सब इनके साथ में जुड़े हुए हैं। इनका क्लियर कट आइडिया है कि भाई हम यूजर्स को ब्रांड से जुड़वाएंगे, मतलब डिलीवरी का सारा काम हम देखेंगे। बाकी अगर मार्केट की बात करके चले तो मार्केट हमको घटती हुई दिखाई दी है। आप चार्ट के अंदर देखो, स्मॉल कैप मिड कैप बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। बजाज ऑटो बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ा है बट एटर्नल बहुत खतरनाक तरीके से घटा है। एटर्नल मतलब जोमेटो की पेरेंट कंपनी। बाकी इसी के साथ में आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।